हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्त्री जीवन और प्रेमचंद। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कि प्रेमचंद ने स्त्री शिक्षा पर क्या बात की है, स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता की बात की है। इसी प्रकार विधवाओं की स्थिति और विधवा विवाह के प्रश्न पर उन्होंने क्या बात किया, अपनी कहानियों के माध्यम से किस प्रकार अपने विचार रखे हैं पाठक वर्ग के सामने। इसी प्रकार तलाक का जो प्रश्न है और प्रेमचंद उस पर बात करेंगे। स्त्री से जुड़ी अन्य समस्याएं उस पर बात करेंगे। अन्य समस्याओं में बेसिकली हम बात करेंगे किस प्रकार जो विधवाएं हैं, विधवाओं वैश्यावृत्ति के लिए प्रेमचंद किसको जिम्मेदार मानते हैं, वास्तव में वो पुरुष को जिम्मेदार मानते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा पर बात करते हैं। तो प्रेमचंद कहते हैं शिक्षा पर कि प्रेमचंद स्त्री की शिक्षा को बहुत ज़रूरी मानते हैं और दहेज के प्रसंग में लिखते हैं कि अपने एक लेख में उन्होंने लिखा है कि हमें तो इसका एक ही इलाज नज़र आता है और यह है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए और जैसे युवकों के विषय में उनके पथभ्रष्ट ना हो जाने की परवाह नहीं करते हैं, उसी प्रकार लड़कियों पर भी विश्वास रखना चाहिए। यानी कि बेटे पर जिस प्रकार हमें विश्वास होता है उसी प्रकार हमें बेटियों पर भी विश्वास रखना चाहिए। बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इस पर बात प्रेमचंद करते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद जो है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों पर भी बात करते हैं। उन्होंने 1931 में एक लेख लिखा था नारी जाति के अधिकार, और नारी जाति के अधिकारों में उन्होंने काफ़ी बातें कही थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी मुद्दों को सुझाए थे। जो वो मुद्दे ये हैं कि एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से लागू होना चाहिए। यानी कि अगर स्त्री पुरुष के लिए समर्पण कर रही है तो पुरुष भी स्त्री के लिए समर्पण करे। यानी कोई पुरुष पत्नी के लिए जीवन काल में दूसरा विवाह ना करे। अगर एक पत्नी है तो उसके होते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्री की जो संपत्ति है उस पर पत्नी का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार जो है प्रेमचंद कहते हैं कि पिता की संपत्ति पर जिस प्रकार बेटे का पूरा अधिकार होता है उसी प्रकार बेटी का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। और तलाक कानून जो है उस पर वो कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार इस पर होना चाहिए, है ना। यानी पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है तो स्त्री भी अपने पति को तलाक दे सकती है। हालांकि वो ये बात भी कहते हैं कि क्या बोलते हैं दोनों को ही आपस में रिश्ते को बचाए रखने की भरसक कोशिश करनी चाहिए और तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद विधवाओं की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं। वो अपने एक पात्र के माध्यम से कहते हैं कि निर्मला में मुंशी तोताराम जो है अपनी सगी बहन के विषय में कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब नौकर चाकर खा रहे हैं तो यह तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी और इसीलिए इसे रख लिया था उन्होंने। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वो हमारे ऊपर शासन करेगी। विधवा होने के बाद अपने सगे भाई की दृष्टि में जिस प्रकार रुक्मणी जो है अनाथ हो जाती है और उसे उसके वहाँ इसीलिए जगह मिलती है क्योंकि बच्चों की सेवा करने के लिए औरत की ज़रूरत थी, तो उस भाई ने उसको रख लिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार कितनी दयनीय स्थिति उस स्त्री की हो गई थी, अपने नहीं रह गए थे। इसी प्रकार उनकी जो गबन रचना है उसमें हमें देखने को मिलता है कि सरला जो रतन है के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। यानी पति के मरते ही भतीजा जो है मणिभूषण सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। वह सरला रतन से कहता है कि सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। अगर चाचा जी अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लेके जाते। आज आपको बंगला खाली करना होगा, मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो मेरे साथ चले या यहाँ रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए का जो मकान है काफ़ी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपए का प्रबंध मैंने कर दिया है। पति की मरते ही पत्नी को यह समाज 2 कौड़ी का बना देता है। रतन को कुछ भी नहीं सोचता, वह पूछती है मगर ऐसा कानून बनाया किसने। ठीक है। और इसी प्रकार जो प्रेमचंद है उनकी रचना है प्रतिज्ञा। उसमें प्रेमचंद जो है हमें जब कमला प्रसाद पूर्णा के साथ बलात्कार करना चाहता है तो वह उसका सिर फोड़कर विनीता आश्रम पहुंच जाती है। कौन? जो पूर्णा है वो कमला प्रसाद का सिर फोड़कर
पहुंच जाती है विनीता आश्रम। कई लोग उससे विवाह करना चाहते हैं। विनीता आश्रम के संस्थापक जो है अमृत राय, उसके संबंध में अपनी राय रखते हैं कि वो कहते हैं उसकी विवाह करने की इच्छा हो तो एक से एक धनी मानी वर मिल सकते हैं। 2-4 आदमी तो मुझे से कह चुके हैं, मगर पूर्णा से कहते हुए डरता हूँ कि कहीं बुरा ना मान जाए। प्रेमा उसे ठीक कर लेगी। यहाँ पे मतलब प्रेमचंद साफ तौर पर क्या करते हैं, विधवा के विवाह का समर्थन करते हैं, ठीक है, और उसके लिए दिखाते हैं कि किस प्रकार अनेक प्रस्ताव आ चुके हैं। प्रेमचंद स्त्रियों के लिए हुए और हो रहे अत्याचारों को देखते हुए तलाक बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन अपनी कथा साहित्य में इस बात पर कहीं भी ज़्यादा जोर देते नहीं दिखते हैं। उनका कहना है कि विवाह का रिश्ता जीवन पर्यंत बना रहे, इससे अधिक सुखद बात कुछ नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हिंदू विवाह का आदर्श बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार वो अपनी रचना में दिखाते, कर्मभूमि उपन्यास में नैना और सुगदा का जो संवाद होता है उसमें वो दिखाते हैं कि नैना सुगदा से कहती है, तुम कहती हो पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्या परीक्षा कर लेने पर धोखा नहीं होता? आए दिन तलाक क्यों होते रहते हैं? तो सुगदा बोली, तो इसमें बुराई क्या है? यह तो नहीं होता कि पुरुष कुछ छर्रे उड़ाए और स्त्री उसके नाम पर रोती रहे, है ना। इसी तरह स्त्री से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी प्रेमचंद बात करते हैं, जैसे वैश्य समस्या होगा, इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। वैश्य नाम की जो कहानी है में प्रेमचंद यह पेश करने के लिए कि पुरुषों का जिम्मेदार जो है वो वेश्यावृत्ति के लिए पुरुषों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, और वो इसकी शुरुआत भी उनको लगता है कि पुरुषों ने ही की थी। समाज को पतन की ओर ले जाने के लिए ये पर्याप्त है कि उस समाज में स्त्री पुरुष की काम तृप्ति के लिए वैश्या बन जाए। वैश्या की नायिका जो माधुरी कहती है कि नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसे के लिए अपने को समर्पित नहीं करती है, यदि वह ऐसा करती तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है। ये एक और सामाजिक तथ्य का उदाहरण होता है, नारी महज पैसे के लिए इस व्यापार में नहीं आ सकती। ये बात उन्होंने प्रेमचंद ने अपने पात्र के माध्यम से कही है। और सेवा सदन में जो है नायिका सुमन भी सदन से बहुत क्रोध और व्यथा के साथ कहती है, अंधेर में जूठन खाने को तैयार पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो समाज की असलियत को सामने लाती है। तो इस प्रकार प्रेमचंद ने जिन विषयों पर बात की थी और जो स्त्री से संबंधित थे उस पर हमने बात कर ली है, और बाकी PDF तो आपके पास सामने ही है। आपको कोई और इम्पॉर्टेंट लाइन लगती है तो आप उसे भी क्या करते हैं, आप एग्ज़ाम की दृष्टि से लिख सकते हैं। मैंने छोटे से में कवर करने की कोशिश की, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके पास टाइम कम है और आपको लिखना ज़्यादा है। तो इसके साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।